जब हम कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द वेज बाय विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। मतलब किस किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी जो लायबिलिटीज हैं या कॉन्ट्रैक्ट है उनसे वो डिस्चार्ज उन्मुक्ति ले सकता है। तो देयर आर द फॉलोइंग वेज बाय विच ए पर्सन इज मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज by performance of a contract. First of all, if a person is willing to discharge from his liabilities, he must perform his liabilities. Either by breach of contract, means if a party, another party has breach of a contract, the party against whom a contract has been broken, the party has been discharged from his liability. नोवेशन और एग्रीमेंट 63 की बात करते हैं, और बाय सुपरवीडिंग इम्पॉसिबिलिटी और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सेक्शन 37 हमारा कहता है कि जो पार्टीज है कि पार्टीज की ऑब्लिगेशन है कि वो अपने जो पार्ट हैं अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उन्हें पूरा कर दें। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो उन्हें एक्चुअली परफॉर्म करना चाहिए, और टेंडर टू परफॉर्म, और ऑफर टू परफॉर्म, जिसे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस से मतलब जो उनकी लाइबिलिटीज है उन्हें पूरा करें। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं क्या है, सुबह 8 बजे शाम को 4 बजे आपको कह दूं कि भैया ठीक है आप क्लास अटेंड करो। मतलब आप मेरी पहली लाइबिलिटीज ये होगी प्रोमिसर की कि वो अपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज है उन्हें पूरा करे। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस, जब तक कि उस परफॉर्मेंस से उसे उन्मुक्ति ना मिल गई हो, विद और एक्सक्यूज, या कोई एक्सक्यूज ना मिला हो, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या तो इस एक्ट के अंतर्गत या किसी अन्य विधि में। और दूसरी चीज क्या है, जो प्रोमिसिस है, प्रोमिसिस क्या है, जिन वचनों के द्वारा जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी बाउंड किया गया है, ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें आपने देखी, ऑफर, सॉरी, परफॉर्मेंस एंड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। या तो आप परफॉर्म करेंगे या उसे टेंडर करेंगे कि भैया आप अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करना चाहते हैं। दो एग्जांपल इसमें दिए हुए, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000। ए डाइज बिफोर दैट डे, ए इज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी। हम ये कह रहे हैं कि देखो प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर। जो प्रोमिसेस हैं, जो वचन है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनके द्वारा जो हित प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर बाउंड। A dies before that day. A's representative are bound to deliver the goods to B, and B is bound to pay the ₹1000 to A's representative. अब इसी तरीके से दूसरा, A promise to paint a picture, यहां पर देखो मना कर देंगे, फॉर बी फॉर बाई ए सर्टेन डे, यानी कि ए प्रॉमिस करता है बी के लिए कि एक पर्टिकुलर पिक्चर बनाएगा किसी निश्चित दिन पर एट ए सर्टेन प्राइस, निश्चित रुपए में। ए डाइज बिफोर द डे, अब वो जो ए है बिना पिक्चर बनाए नमस्ते कर गए। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड आइदर एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। अब देखो इसका कारण भी आके देखेंगे, क्योंकि 37 में आपने कह दिया कि जो पार्टीज की ऑब्लिगेशन है, जो 37 कहता है वो कहता है कि आइदर टू परफॉर्म, जिसे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कहेंगे, और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तीन चीजें आप इसमें देख लीजिएगा भैया, जब तक कि कोई अनलेस इंटेंशन ना दिखाई दे रही हो, तो उस स्थिति में जो रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस दे आर एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉज। ये कह रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की मृत्यु के बाद जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड है उसके पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, जब तक कि अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई अन्यथा उपबंध किया हुआ है तब तो उसे मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा की स्थिति में उसकी जिम्मेवारी होती है कि भैया जो जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनकी वो जो लाइबिलिटीज हैं उनको पूरा कर दे। जब हम दूसरा वाला इलस्ट्रेशन देख रहे थे, वहां कह के चल रहे थे कि भैया वो पिक्चर बनाने से पहले ही डेथ उसकी अगर हो जाती है, उस स्थिति में उसके रिप्रेजेंटेटिव लायबिल नहीं है कि वो उसके पार्ट को परफॉर्म करे, या जो दूसरी पार्टी है उनको भी एंटाइटल नहीं किया गया कि उससे उस पिक्चर को बनवा लें। क्यों? क्योंकि आप सेक्शन 14 में भी पढ़कर आए थे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ऐसी सभी संविधाएं जो किसी व्यक्ति की पर्सनल स्किल पर और पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होती हैं, उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता।
तो वही बात आप यहाँ देखते हैं, where the contract is depends upon a personal skill on the death of promisor, the representative are not bound to obligation। उस ऑब्लिगेशन से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बाध्य नहीं होते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं, वेयर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ प्रोमिसेस, देन इट इज सेड दैट पार्टीज हैव एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या आशा है भाई, जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो यही माना जाएगा कि मैंने जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपनी जो लायबिलिटीज हैं, उन्हें पूरा कर दिया। अब दूसरी चीज और है भैया, जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेक्शन 38 उसमें कहता है क्या, जिस व्यक्ति पता लगा मेरी जिम्मेवारी है कि ठीक है भैया, मैं कहता हूँ कि बच्चों भैया पढ़ लो करके। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा टेंडर और परफॉर्मेंस की बात करता हूँ कि भैया ठीक है पढ़ना शुरू करो, तो अब यहाँ जो रेसिप्रोकेटिवली लाइबिलिटीज जो शुरू हो जाती है वो ये है कि आप ही आकर के पढ़ना शुरू कर दें। आबिदा, सर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर से मतलब प्रस्ताव रखा है कि आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना चाह रहे हैं। मतलब जो प्रोमिसर है। हाँ, ठीक। अब सेक्शन 38 में देखो कह दिया कि भैया जो पता लगा जो प्रोविजर है उसने टेंडर किया ऑफर का, कि मतलब वो चाहता है कि अपनी पार्ट को पूरा कर दे। मैंने कहा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बच्चों पढ़ो। अब यहाँ पे आपकी जिम्मेवारी है कि आप ही पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन अगर आपने मना कर दिया तब मैं अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाता हूँ। वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, यानी कि आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, क्लास में नहीं आए, द प्रोमिसर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अब फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं भैया, नॉर डज ही देयर बाय लॉस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और मेरा कोई राइट भी खत्म नहीं होगा फिर इसमें। यानी कि जो मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज है उनसे तो मैं उन्मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जो मेरे राइट हैं वो मेरे एज इट इज बने रहेंगे। और अगर आप जो है उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका राइट खत्म हो जाएगा और आपकी जो ड्यूटीज है वो बनी रहेगी। अब जब टेंडर और परफॉर्मेंस का हम देखते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन ये दी हुई है भैया, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसे समय पर होना चाहिए जिसे आप रीजनेबल मानते हो, and it must be made at a proper time and place and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound to by his promise to do। अब ऐसा थोड़ी है कि रात को 1 बजे मैं मैसेज डाल दूं कि भैया क्लास ज्वाइन करो, उस समय तो आप नहीं करेंगे। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपके पास भी होनी चाहिए कि उस समय पर मैं जो अपना टेंडर और परफॉर्मेंस की बात करूं जो युक्त युक्त हो। इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, अगर ऑफर किस बात का है कि प्रोमिसी को कोई चीज डिलीवर करती है, कोई सामान डिलीवर करना है, तो प्रोमिसी मस्ट हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट, उस समय प्रोमिसी के पास इतना समय होना चाहिए कि भैया उस सामान को जांच परख कर ले। सीइंग दैट द थिंग ऑफर इज दैट द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। ऐसा नहीं है कि पता लगा प्रोमिसर के सब प्रॉमिस तो इस बात का हुआ था कि वो भैया अच्छी क्वालिटी वाले जो क्या नाम है जो स्टेशनरी है वो प्रोवाइड करेगा। अब उसने क्या है, रात को 9 बजे आए और जितने भी रफ स्टेशनरी थी सारी डिलीवर कर दी। तो वहां पे ये कहा हुआ है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो सेकंड पार्टी है जो प्रोमिसी है उसके पास होनी चाहिए कि वो उन चीजों को ठीक से देखभाल कर ले, उसे चेक कर ले। एंड ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसी हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस। अगर कोई प्रोमिसी है वो कई सारी प्रोमिसी है उसमें जॉइंट प्रोमिसी है तो उनके खिलाफ भी सभी के अगेंस्ट सेम सीक्वेंस होगा। ये देख लीजिए। अब जब एसेंशियल की हम बात करते हैं जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की, एक तो अनकंडीशनल होना चाहिए भैया, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, युक्ति युक्त समय और स्थान पर होना चाहिए। इट मस्ट बी अंडर द सच सर्कमस्टेंसेस दैट द प्रोमिसी may have a reasonable opportunity ascertaining that the promisor is able and willing then that they to perform। तो उस स्थिति में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इस बात को नियत करने की, इस बात को तय करने की
जो सामान प्रोमिसर के द्वारा दिया जाना है ये वास्तव में वही है। Promise must have a reasonable opportunity to see the thing offered as the same promise to deliver is not. The offer of performance must be of whole transaction. यानी कि जब टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं तो उस स्थिति में क्या है वो भैया, पूरे ट्रांजेक्शन का पूरा सब पूरे पार्ट का ऑफर होना चाहिए। अब ये देख लीजिए आप, इसका इलस्ट्रेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर टू बी एट हिज वेयर हाउस ऑन द 1st March 1873 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी। अब ए बी को डिलीवर करता है उसके वेयर हाउस पर, इस बात को ऑफर करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 1 मार्च 1873 को 100 बेल्स जो कॉटन की है वो एक निश्चित क्वालिटी की, पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी के, वो उसे डिलीवर करेगा। इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अब वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करता है तो उस स्थिति में विद द इफेक्ट स्टेटेड इन दिस सेक्शन ए मस्ट ब्रिंग द कॉटन टू बी वेयर हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे 1 मार्च 1873 को। अंडर सच सर्कमस्टांसिस, उन परिस्थितियों में that B may have a reasonable opportunity, कि B के पास एक युक्ति युक्त समय होना चाहिए ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, किस बात के लिए, दैट द थिंग ऑफर्ड टू इज कॉटन, यानी कि वो जो कॉटन है उसकी जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये उसी क्वालिटी की कॉटन है। फॉर एंड दैट देयर आर 100 बेल्स, और फिर ये भी गिन ले कि भी ये 100 बेल्स हैं भी, यानी पता लगा 50 ही देके जा रही। ये तो आपने देख लिया कि किसके द्वारा होना चाहिए। अब ये देख कहता 40 बताता है कि जो सेक्शन 40 है कि जो ऑफर है, जो परफॉर्मेंस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, वो किसके द्वारा होना चाहिए, बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कौन करे, सीधी सी बात है भैया, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज। लेकिन if it is appear from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, अगर लिख दिया भैया कॉन्ट्रैक्ट में, तय कर दिया है कि प्रोमिसर के द्वारा ही उसे परफॉर्म किया जाएगा, सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, वो स्वयं परफॉर्म करे। दूसरी स्थिति में प्रोमिसर या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है तो किसी अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इसे परफॉर्म करा सकते हैं, अगर कोई अन्यथा स्थिति, अन्यथा उपबंध किया हुआ है। ये कह दिया कि ए प्रॉमिस टू पे बी ए सम ऑफ मनी, तो उसे क्या है, जो ए है या ए के रिप्रेजेंटेटिव है किसी तीसरे व्यक्ति से भी दिला सकते हैं। ए में परफॉर्म हिज प्रॉमिस आइदर बाय पर्सनली, खुद दे देगा, पेइंग द मनी टू बी, और बाय कॉजिंग इट टू बी पेड टू बी बाय अनदर हैंड। If A dies before the time appointed for payment, उसके रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे या वो किसी अन्य व्यक्ति से दिला देंगे। लेकिन दूसरी स्थिति जो है जिसमें वो केवल वो खुद ही करेगा, अगर ये तय है, वो यही है कि प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म हिज प्रॉमिस पर्सनली, वो फिर वह खुद करेगा। अब इसका क्या इफेक्ट है अगर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उस ऑफर को, मान लीजिए प्रोमिसर है, प्रोमिसर ने क्या अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं किया है, और उस स्थिति में जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी ने किसी तीसरे व्यक्ति से उसे परफॉर्म करा लिया है, या प्रोमिसर ने किसी को भेजा है तो उसके बाद थर्ड पर्सन से उसने पैसे ले लिए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया था। और इस बात को बताएंगे, देखो कुछ जो सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो क्या कहता है भैया, कुछ ये है भी या नहीं? हेलो हाँ कुछ सर, सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या कहता है बेटा वहां पे? सर सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज के बीच में, तो अगर एक पार्टी है वो अपने आप नहीं परफॉर्म कर रही, सॉरी, अगर उसमें सर कोई ब्रीच होता है तो इसके अगेंस्ट में ब्रीच हुआ होता है वो किसी थर्ड पार्टी से उसे परफॉर्म करा सकता है, और फिर उसका जो भी उसका मॉनेटरी कंपनसेशन या जो भी उसमें उसने खर्चा किया हो ओरिजिनल पार्टी से कवर कर सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी से कराने के लिए कंडीशन जरूरी है। सपोज कीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे,
मेरी जिम्मेवारी है, मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ा नहीं रहा। आप परेशान है, आपके एग्जाम सर पर है, आप क्या करेंगे? सर या तो आप पढ़ाओ, अन्यथा हम दूसरे से पढ़ेंगे। तो इस बात के लिए आप मुझे 1 महीने का नोटिस देंगे, जो सेक्शन 20 में दिया हुआ है जी सब्सटीट्यूटिव परफॉर्मेंस में। जी अब ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आपने 1 महीने का नोटिस दिया, मैंने उसमें भी नहीं पढ़ा, आपने की थर्ड पर्सन से पढ़ लिया। तो उस स्थिति में आप मेरे से डैमेजेस क्लेम करेंगे। लेकिन जब हम सेक्शन 14 के परव्यू में देख रहे थे कि उन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता जिनका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20 हो चुका है, तो फिर यहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम करेंगे और केवल, और सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हो चुका है तो इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब वहां से इसे उठा के इधर ले आओ। यहाँ सेक्शन 41 कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser। यानी कि फिर promiser से दोबारा इसे परफॉर्म नहीं करा सकता। आई बात समझ में? तो इसी के साथ लिख लेना भैया सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस की जब आप बात कर रहे थे वहां, और सेक्शन 14 भी लिख लेना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ओज बी ₹1000, सी who is friend of A gives B ₹1000 as discharge of the debt due to A। If B accept the amount then he cannot claim ₹1000 from A। भैया A के ऊपर B के 1000 रुपए थे और B ने वो C से ले लिए A की एवज में, तो उस स्थिति में फिर वो A से क्लेम नहीं कर सकता। आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि जॉइंट प्रोमिस की। जॉइंट प्रोमिस मतलब फिर उसमें क्या है, पता लगा एक से ज्यादा प्रोमिसर है, एक से ज्यादा प्रोमिसी है, और फिर जब एक से ज्यादा प्रोमिसर है तो उनकी लाइबिलिटीज की बात करते हैं, एक से ज्यादा प्रोमिसी है उनकी लाइबिलिटीज की बात करते हैं। सेक्शन 42 कहता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस। या दोनों, दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर के कोई संयुक्त प्रॉमिस किया है, जॉइंट प्रॉमिस किया है, then unless a contrary intention appear by the contract all such person during their joint lives। यानी कि अगर दो या दो से, सपोज कीजिए दो है, तो भैया दोनों की जिम्मेवारी है दोनों मिलकर के काम को पूरा कर दें। और अगर उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, सपोज कीजिए मैं हूं और मैं और कुछ, भैया आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों मिलकर आपको पढ़ाएंगे, ये केवल मान के चलना है, ठीक है? अब भैया कोई दिक्कत नहीं। तो जॉइंट लाइबिलिटी तो ये कि दोनों मिलकर के आपको पढ़ा दें। सपोज कीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में क्या है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव, ये केवल माना जा रहा है, कभी रिप्रेजेंटेटिव के जान को आ जाओ आप, मेरे रिप्रेजेंटेटिव और कुछ, फिर वो दोनों मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। समझने वाली बात तो ये है। और दूसरा, क्योंकि इस पे पर्सनल स्किल पर डिपेंड है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो होता नहीं है, उस स्थिति में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं और कुछ दोनों मिलकर के आप सब लोगों को जो ना स्टेशनरी प्रोवाइड कराएंगे। तो मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव और कुछ वे लोग मिलकर के आपको स्टेशनरी प्रोवाइड कराएं। ये कह रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, उनमें से किसी एक की भी अगर मृत्यु हो जाती है, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली, फिर जो मर गया है उसके रिप्रेजेंटेटिव विद द सर्वाइवर, सर्वाइवर कौन है, जो बाकी लोग बचे हुए, जैसे मेरे मरने के बाद कुछ बचा हुआ अभी, और सर्वाइवर्स, और अगर ज्यादा लोग हैं, दो से अधिक हैं, तो फिर वो सर्वाइवर्स होंगे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, और मान लीजिए सारे ही मर गए जॉइंट प्रोमिसर, तो उन सबके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। अब ये कहते हैं कि सेक्शन 42 में आपने देख लिया कि भैया सारे मिलकर के करेंगे। अब क्या एक को भी कंपेल किया जा सकता है? एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल टू परफॉर्म। अब पता लगा हम दोनों ने मिलकर के काम किया, ये इस तरीके से आप कह लीजिए when two or more person makes a joint promise, the promisee may in the absence of express agreement, अगर ये तय नहीं है कि भैया कौन करेगा कौन नहीं करेगा, उस स्थिति में क्या है कि आप, ठीक है भैया तरुण सर कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, आप ही पढ़ाओ, अब तो पकड़ के बैठ सकते हो। कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ प्रोमिसर। सारा पढ़ा दो चुपचाप, क्योंकि वो कुछ भी आप ही की तरह है और आप ही के कहने से कुछ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए अब आपकी ये जिम्मेवारी है, आप इसे
पूरा पढ़ाइए। खैर जी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कह दिया कि ईच प्रोमिसर में कंपेयर कंट्रीब्यूशन। अब ये इसको ऐसे देख लीजिएगा भैया कि मैंने और कुश ने और लव ने, तीनों ने भैया आपको प्रॉमिस किया कि हम तीनों जो है मिलकर के 1,000 रुपए आपको देंगे। क्लियर है? कोई बात नहीं। अब 3,000 रुपए आपको देने हैं। मैंने तो दिए नहीं, या मैंने समझ लो कि मैंने दिए नहीं, कुछ ने भी नहीं दिए। आपने लव के अगेंस्ट क्लेम डाल दिया, लव को कंपेल किया कि भैया 3,000 रुपए दीजिए। अब यहां पर जो लव है वो हमें कंपेल कर सकता है कि आप सर आप कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें। ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स may compel every other joint promiser to contribute equally with himself। भैया सर मेरे साथ दीजिए पैसे 1,000 रुपए फटाफट, मेरे ऊपर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो 3,000 रुपए देने हैं। with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। और दूसरा शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन में मेरी तरफ से कोई डिफॉल्ट होता है तो उसमें जो नुकसानी होती है उसको भी शेयर किया जाएगा। अब वो कैसे होता है? अब पता लीजिए मैं मर गया, मैं कहां से दूंगा? रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं, तो ये क्या करेंगे फिर? दोनों मिलकर के 1,500 रुपए दे देंगे। या मैं कह देता हूँ भैया मेरी जेब में 500 रुपए हैं, ठीक है सर 500 ही, तो बाकी 500 आपस में बांट लेंगे, यानी कि 1,250 देंगे। इफ एनी वन ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। अब ये क्या कह दिया एक्सप्लेन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पता लगा वो लव ने 3,000 रुपए दे दिए, तो अब यहाँ पे एक तरीके से आप ये मान लो लव श्योरिटी है, तो वो बाकी सारे पैसे वो हमसे रिकवर कर सकता है एज ए एजेंट और प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं। इलस्ट्रेशन देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी 3,000 रुपए। डी में कंपेल आइदर ए बी और सी टू पे हिम 3,000, किसी से भी मांग लेगा दे दो भैया 3,000 रुपए। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम तीनों मिलकर के एक कमरा हमने किराए पर लिया हुआ है, और जो मकान मालिक है किसी से भी आके ले ले, जरूरी थोड़ी है कि तीनों से अलग अलग मांगने आएगा, तीनों में से किसी से भी ले सकता है। ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ए सम ऑफ ₹3,000, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल। भैया मकान मालिक पीछे पड़ गया, लव तुम्हें देने हैं क्योंकि बाकी दिखाई नहीं दे रहे थे हम दोनों, और ए इज इंसॉल्वेंट, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, बट हिज असेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2। अब मेरा जो सामान कमरे में पड़ा था वो केवल 500 रुपए मात्र का था। His debt, C is entitled to receive 500 rupees from A's asset। अब जो लव है वो 500 रुपए तो मेरा सामान बेच के पूरे कर लेगा, और बाकी 1,250 दोनों मिला लेंगे भैया, 250 रुपए पड़ेंगे। A, B and C are under a joint promise to pay 3,000 रुपए। C is unable to pay anything, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, and A is compelled to pay the whole। A is entitled to receive 1,500 रुपए from B। A, B and C are under a joint promise to pay A and B being only surety for C, यानी कि ए और बी ने मिलकर के श्योरिटी दी सी के लिए। भैया लव ने और कुश ने दोनों ने कहा कि ठीक है भैया आप जो है सबको 3,000 रुपए दे दो और पे कर दिए जाएंगे, जॉइंट प्रॉमिस है, कोई बात नहीं। अब तो गायब हो गए या मर गए, अब लव और कुश की जिम्मेवारी होगी 3,000 रुपए दे। ए एंड बी आर कंपेल्ड टू पे द होल सम, दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम इट फ्रॉम सी। अब मान लो मैं नहीं हूं तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं या मेरी एस्टेट से रिकवर किए जाएंगे। खैर आगे देख लीजिएगा, अगर हम लोग 3 जॉइंट प्रोमिसर हैं, अगर किसी एक को अगर रिलीज कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने कह दिया कि ठीक है हम सर से नहीं ले रहे, सर तो भले से आदमी है बाकी तुम दोनों दे दो भैया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों भी उन्मुक्त हो जाएंगे। Where 2 or more person have made a joint promise, जहां 2 या 2 से अधिक joint promise करते हैं, a release of one of such joint promiser, उनमें से मान लीजिए मुझे छोड़ दिया आपने, by the promisee does not discharge the other joint promiser joint promisers, यानी कि joint promiser या promisers कुछ को या दोनों को discharge नहीं करेगा। Neither does it free the joint promiser so release from responsibility to the other,
जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने मुझे छोड़ दिया है तो मेरी जो जिम्मेवारी इन दोनों के प्रति है, जो सही है क्या जो इनके राइट है ये मुझे कंपेल कर सकते हैं। आपने नहीं दिए नहीं दिए, ये ले लेंगे भैया दोनों। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, यानी कि व्हेन ए पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, अब मैंने यानी कि जब दो या दो से अधिक लोगों को, अब भैया दो या दो आप सबको अगर मैं पढ़ाऊंगा, देन अनलेस ए कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट the right to claim performance rests as between him and them with him during their joint lives and after the death of any of them with the representative of such deceased person। फिर वो कोई एक भी, मान लीजिए दो लोगों को कोई प्रॉमिस किया, अगर मैंने कहा कि ए और बी को मैं 50,000 रुपए दूंगा तो दोनों मिलकर के 50,000 ले ले। ए अगर मर गया तो ए के रिप्रेजेंटेटिव और बी मिलकर के ले ले, दोनों मर गए तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव ले ले। After the death of the last survivor with the representative of all jointly. A in consideration of 5,000 rupees lent to him by B and C, promise B and C jointly to repay them and that sum with interest on the day specified. B dies, the right to claim performance rest with B's representative jointly। फिर वो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो और सी दोनों मिलकर के कर लेंगे। अब भैया जी ये बात आते हैं कि किसके द्वारा होगा, ये तो आपने देख लिया जब जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसी की बात कर रहे थे, लेकिन समय और स्थान भी कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कभी भी। तो उसके लिए कहते सेक्शन 46 कहता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, यानी कि जहां कोई एप्लीकेशन भी नहीं की हुई है और समय भी कोई नियत नहीं किया हुआ है, तो इस समय उस स्थिति में जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस वो कब होगा, where by the contract a promiser is to perform his promise without application by the promise and no time of performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time। तो वो भैया ये यही वाली बात हो गई, मैं रात को 1 बजे नहीं कहूंगा आपको कि भैया आप पढ़ लो अब उठ के, यानी कि जो परफॉर्मेंस के लिए जो समय है वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अब जो रीजनेबल टाइम क्या होगा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उस केस की उस मामले की परिस्थितियों से उसे तय किया जाएगा, हर मामले की परिस्थिति अलग होगी। दूसरा, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, समय तय है कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाती उसके परफॉर्मेंस के लिए। व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, promisee के बिना कहीं उसकी जिम्मेवारी है कि वो भैया सामान से लेके पहुंच जाए उसके घर पे। The promiser may perform it at any time during the usual hour of business। usual hour से मतलब वही है कि भैया दिन में लेके जाना है कि रात को उसके घर पे पहुंच के पूरा ट्रक लेके उतार ले भैया सामान। On such day and at the place at where the प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, जहां वास्तव में उसे परफॉर्म किया जाना चाहिए। अधिकतर क्या है सामान की जो डिलीवरी है गोडाउन पे होगी, वहां लेके जाओ, घर पे थोड़ी ना होती है। अब अगर समय तय हुआ है तब और उस निश्चित समय में नहीं पूरा किया तब क्या स्थिति होगी। भैया आपने कहा सर 1 हफ्ते में पढ़ा दीजिएगा तभी पैसे देंगे आपको, ठीक है भैया, और मैं 1 हफ्ते में नहीं पढ़ा पाया तब सब काम खत्म, मेरा जो राइट है वो खत्म हो गया। लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद भी आपने पढ़ लिए तो खाम का राइट बन जाएगा। सेक्शन 55 यही कहता है, सेक्शन 55 जो प्रिंसिपल है, द टाइम इज एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, समय संविदा का मर्म होता है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो क्या कहता है, सेक्शन 55 इफेक्ट ऑफ ए फेलियर टू परफॉर्म एट ए फिक्स टाइम इन ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, टाइम बहुत आवश्यक वस्तु है उस कॉन्ट्रैक्ट की। When a party to a contract promise to do a certain thing at or before a specified time or a certain thing at or before a specified time and fails to do any such thing, अब भैया कर ही नहीं पा रहे at or before the specified time, the contract so much of it as has not been performed, तो उस स्थिति में becomes voidable, किसके ऑप्शन पर, प्रॉमिसी के ऑप्शन पर। भैया मैं अपनी पार्ट अगर पूरा ही नहीं कर पा रहा हूं उस स्थिति में तो अब आपके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है।
If the intention of the parties was that time should be of the essence of a contract. सर 1 हफ्ते का मतलब 1 हफ्ते होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना आपसे, भैया 8 बजे का मतलब 8 बजे है, 8 बजे तक आ जाया करो। मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ खुरापाती है, वो 5 मिनट के बाद ही आएंगे। इफेक्ट ऑफ सच फेल्योर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंस। अब भैया कहीं पर समय तय नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, फिर वही बात है कि भैया जो रीजनेबल टाइम है उसी में पूरा कर दो। If it was not the intention of the parties that time should be the essence of a contract, the contract does not become voidable by the failure to do such thing at or before the specified time. But the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss occasioned to him by such failure. तो उस स्थिति पे जो promisee है उसे जो भी नुकसान होता है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, कस्टमरी वो रीजनेबल समय में हो जाने चाहिए, और नहीं होता है, चलो टाइम अगर नहीं था तय तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, लेकिन डैमेजेस जो नुकसानी उसे होती है, जब रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस आप देखेंगे 74 में जाकर के, वहां ये हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का जो केस है उसमें दोनों चीजें यही तय हुई है। ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, जब प्रोमिसर फेल हो जाता है परफॉर्म करने में, if in a case of contract voidable on account of the promiser's failure to perform his promise at the time agreed, और promisee ने कह दिया कि ठीक है भैया पढ़ाता रहे, promisee accept performance of such promise at any time other than that agreed, the promisee cannot claim compensation। अब आप उससे कोई damages claim नहीं करोगे for any loss occasioned by non performance of the promise। अगर कोई नुकसान आपको होता है मेरे ना पढ़ाने से या कम पढ़ाने से, उस स्थिति में आपने जितना मुझसे अगर कह दिया ठीक है सर जितना है उतना कराओ, जब पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ा था आपने कहा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है भैया जितना पढ़ा रहे उतना तो पढ़ा दीजिए, तो बाकी जो राइट है वो छोड़ने पड़ते हैं। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं आपके, पार्ट परफॉर्मेंस के साथ छोड़ के रख लीजिएगा इसे। cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so। अब भैया एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, डेप्ट की। यानी कि ये मान के चलिए मैंने आपसे 500 एक बार लिए, 700 एक बार लिए, 800 एक बार लिए, अलग अलग समय पर 3 डेप्ट लिए, या ठीक है 500 एक बार लिए, 700 एक बार लिए, 1000 एक बार लिए, 1200 एक बार लिए, और मैंने आपको 1200 रुपए दिए। तो 1200 रुपए जब मैं दे रहा हूं तो उस समय मैं बता दूं कि भैया वो 500 और 700 जो लिए थे ना मैंने आपसे, ये उन वाले में काट लेना। और अगर मैं नहीं बताता हूं तो उस स्थिति में क्या है, आपकी इच्छा है, आप जो चाहे वो काट लें वहां से, उस वाली एंट्री को काट दें, आपकी इच्छा लगी आपको, ठीक आपका डिस्क्रिप्शन, आपने 1200 वाली काट दी। और अगर दोनों की तरफ से कोई इंटेंशन नहीं आती है तो उस स्थिति में लॉ कहता है कि जो पहले लिया गया है पहले उसका पेमेंट होना है, तो 500 और 700 पहले घट जाएंगे। इसे देख लीजिएगा 59 को, 59, 60 एंड 61 है। वेयर ए डेप्टर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेप्ट टू वन पर्सन, आपसे अलग अलग पैसे उधार लिए हैं, उस स्थिति में मेक्स ए पेमेंट to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। आपने पैसे ले लिए तो उसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं उसी रेशो में आप काट दीजिएगा वहां से। AOB among other debt 1000 rupees upon a promissory note which falls due on the 1st June, he owes B no other debt of the amount on the 1st June. A pays to B 1000 rupees. The payment is to be applied to the discharge of the promissory note. फिर promissory note वाले में कट जाएंगे वो। या A owes to B among other debts the sum of 567 rupees. B writes to A and demands payment of this sum. A sends to B 567 rupees. This payment is to be applied to the discharge of the debt of which B had demanded payment। आप इसको भैया ये देख लीजिएगा 60 ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड,
यानी कि मैंने अगर पैसे दिए और ये नहीं बताया कि किस वाले डेप्ट में से काटनी है, तब where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which the debt the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion. वो अपने डिस्क्रिप्शन पे फिर उसे क्या है, अप्लाई कर सकता है, किसी को भी काट लेगा. It at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether it is recovery is or is not barred by law in force for the time being as to the limitation of suit. चाहे वो लिमिटेशन से बार्ड हो या ना हो, फिर वो अपने वाले में काट लेगा अगर वो कोई इंडिकेशन नहीं है. अगर मान लीजिए इंडिकेशन दोनों की तरफ से नहीं आया है, तब उस स्थिति में क्या है, लॉ कहता है कि जो पहले दिया गया उसका पहले पेमेंट हो जाए. एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी एप्रोप्रिएट्स, दोनों में से किसी के द्वारा ये तय नहीं किया गया कौन सा काटना. Where neither party makes an appropriation, the payment shall be applied in discharge of debt in order of a time. जिस क्रम में वो समय के हिसाब से लिए गए हैं. Whether they are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suit. चाहे वो लिमिटेशन वाले ही बार्ड से क्यों ना हो रहे हो. If the debt are of equal size standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionally. अगर एक ही दिन में 500 लिए हैं तो उस स्थिति में क्या, दोनों में से आधा आधा काट लिया जाएगा. आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं, फिर डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच कल देख लेंगे, कहोगे तो आज ही पूरा कर देते हैं. और बाकी भैया यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार